गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th हिंदी सेकंड लैंग्वेज, चैप्टर है 9, टाइटल है कुत्ते की सीख। उपदेश। कवि रामधारी सिंह दिनकर उपनाम पेटनेम 1908 से 1974 तक का समय। ये हुई प्राथमिक माहिती। कुत्ते की सीख यानी कि कुत्ता कुछ सीख देता है। किसे देता है ये भी हमें समझना है। उसके माध्यम से हमें कवि क्या कहना चाहते हैं ये भी हमें यहाँ पे समझना है। तो आइए कुत्ते की सीख कौन सी है वो समझते हैं, जानते हैं। पहले कवि परिचय थोड़ा सा। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। कवि परिचय या साहित्यकार परिचय एग्ज़ाम में ज़्यादातर नहीं आता है, लेकिन जानना जरूरी है। शिक्षा जगत में आप आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ की है। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम की परिचायक है। यानी कि कवि की कविताओं में राष्ट्र प्रेम, देश के लिए हमें सहानुभूति, स्नेह अवश्य होना चाहिए। मानव प्रेम यानी कि मानव के प्रति भी स्नेह होना चाहिए, जिससे एक मानव दूसरे मानव की सहायता कर सके। तो ये स्नेह होगा तभी हम ये काम कर सकते हैं। आगे समझते हैं। तो विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ की है। यानी कि शिक्षण के साथ लेखक या कवि पूरा जीवन उसने अपने साहित्य सेवा और शिक्षण सेवा में योगदान दिया है। कवि राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और राज्यसभा के सदस्य मैथिली शरण गुप्त भी रहे हैं। तो यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य रामधारी सिंह दिनकर भी रहे हैं। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। गांधी विचारधारा यानी कि गांधी जी ने जिस राह पे चलने की बात बताई है वह सभी आदर्श कवि के जीवन के साथ भी जुड़े हुए हैं। यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया था और गांधी विचार के साथ उसका प्रचार एवं प्रसार भी कवि ने अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से किया है। तो गांधी विचार यानी कि सत्य का पालन, अहिंसा की बात आए, अपरिग्रह यानी कि जो चीज़ हमारे लिए काम की नहीं है उसका संग्रह हमें नहीं करना चाहिए। ये अपरिग्रह, व्रत, सदाचार, अच्छा वर्तन, अच्छी वाणी, अच्छा विचार, तो ये सारे आदर्श कवि में दिखाई देते हैं। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। ये भी हमें समझना है। सामाजिक चेतना यानी कि समाज में जागृति फैलाने की बात की गई है, तो वो तो करना ही है, लेकिन कवि कहते हैं कि उससे आगे जाकर के कहते हैं कि प्रगतिशील सामाजिक चेतना आवश्यक है और वो कवि में दिखाई देती है। आपको यानी कि कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, ये भारत का साहित्यिक सबसे श्रेष्ठ अवार्ड है जो सभी भारतीय भाषाओं में से हर एक वर्ष किसी एक भाषा के साहित्यकार को उनकी श्रेष्ठ रचनाओं के आधार पर ये पुरस्कार दिया जाता है। चाहे वो बंगाली भाषा हो, संस्कृत भाषा हो, हिंदी भाषा हो, गुजराती हो, मराठी हो, कोई भी भाषा हो। मान्य जो संविधान में जो मान्य भाषाएं है उसमें से कोई एक भाषा के किसी एक साहित्यकार को उसकी श्रेष्ठ रचना के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है।
तो ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी दिनकर जी को प्राप्त हुआ है। तो भारत का सबसे श्रेष्ठ साहित्यिक पुरस्कार कौन सा? तो हमें ये भी याद रखना है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञान का पीठ यानी आसन, उच्च स्थान, ज्ञान के उच्च स्थान पर जो बैठता है उसे ये पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे इसका नाम भी इस तरह से ही दिया गया है। कवि की रचनाएं रेणुका, हुंकार, रसवंती इनके काव्य संग्रह है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य लिखे हैं। प्रबंध काव्य यानी कि खंड काव्य, जिसमें किसी व्यक्ति का एक खंड, जीवन का एक खंड यहाँ पे प्रदर्शित होता है। यहाँ पे उर्वशी फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि उर्वशी, तो उर्वशी के जीवन में, पूरा जीवन नहीं, उर्वशी का एक जीवन का एक भाग यहाँ पे लिया गया है। उसी के आधार पर कुरुक्षेत्र, पूरा महाभारत नहीं, मात्र कुरुक्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो ये खंड काव्य है। प्रबंध काव्य भी लिखे हैं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर तथा रेती के फूल। फूल रेती के नहीं हो सकते, लेकिन कवि के कहने का तात्पर्य कुछ और है, इसलिए वो व्यंग्यात्मक भाषा में लिखते हैं। रेती के फूल इनके चिंतनात्मक निबंध है, हमें चिंतन करने पर मजबूर कर देते हैं, हमें विचारने योग्य कर देते हैं। तो ऐसे निबंध भी लिखे हैं। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। तो ये उसकी रचनाएं हुई। कवि के काव्य का भावार्थ यहाँ पे दिया गया है, तो वो भी समझ लेते हैं। प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। साहित्य प्रकार कहा होगा कथा काव्य। साहित्य प्रकार कथा काव्य। कथा काव्य इसलिए कि कथा के साथ साथ काव्य को जुड़ दिया, यानी कि काव्य का माध्यम कहानी के माध्यम से प्रदर्शित किया है, यानी कि हमें काव्य भी लगता है और कहानी भी लगती है, तो इसलिए कथा काव्य इसका साहित्य प्रकार होगा। कुत्ता और खरगोश की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया, इसलिए कहानी काव्य भी कह सकते हैं, कथा काव्य भी कह सकते हैं। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमजोर, छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमजोर, यानी कि जीवन की वास्तविकता कौन सी है, हमें यहाँ पे देखना है कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमजोर जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ताकतवर या कमजोर, कोई भी सजीव की बात बताई गई, मनुष्य हो, पशु हो, प्राणी हो, पक्षी हो, कोई भी हो, लेकिन जब वह अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ये एक वाक्य को समझाने के लिए कहानी के माध्यम से काव्य का निरूपण कवि ने अच्छी तरह से किया है। एक ही बार समझने से या सुनने से ये पूरा काव्य हमें याद रहने वाला है, क्योंकि कहानी के माध्यम से है। तो ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है, यानी कि नदी के पानी के प्रवाह में डूबता हुआ व्यक्ति पूरा जोर लगा लेता है अपने को बचाने के लिए, संभव है बच भी जाए। यानी कि मृत्यु के समय हमें अपनी सभी शक्तियों को एकत्रित करके अपने जीवन को बचाने का प्रयास करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। काव्य का पठन करते हैं। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। यहाँ पे जाकर, बचाकर, ये अंत्यानुप्रास अलंकार है, राइमिंग वर्ड है जिसे हम कहेंगे प्रास। फुदक फुदक फुनगियाँ घास की चुन चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ
कर वन की जाड़ी जाड़ी। आखिर वह जुरमुट भी आई, आखिर वह जुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी। मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा, कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा। देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। जपटा पंजा तान मगर, जपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। इतने में आ गई सामने घनी कंटीली जाड़ी। भरकर एक छलांग गया छिपकर खरहा बिहड़वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। एक लोमड़ी देख रही थी, एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे। कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से आ रहे, इतने मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो वेद उसे तू समझ नहीं सकती है। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। काव्य का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य, काव्य पंक्ति ये है, मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, कहते हैं सब शास्त्र कि कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। तो इस काव्य के माध्यम से कवि ने ये जो काम किया है कि कुत्ते के उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जीवन में आई हुई सभी कठिनाइयों को पार करने के लिए हमें हमारी सभी शक्ति को एकत्रित करना चाहिए, जिससे उस काम अच्छी तरह से हो पाए। किसी वस्तु को उठाना है तो कैसे हम हमारी पूरी ताकत को, शारीरिक शक्ति को लगाते हैं, उसी प्रकार मानसिक शक्ति का भी सही उपयोग होना चाहिए। यहाँ पे कवि ने कहा है। शुरू करते हैं। वन में एक घनी जुरमुट थी, एक जंगल था, कहानी के माध्यम से समझते हैं। और उस जंगल में घनी जुरमुट यानी घटादार, एक घटादार जुरमुट, ऐसी जुरमुट के उसके पीछे उसके अंदर क्या है वो हम देख सकते नहीं है, वैसी घनी जुरमुट थी जिसके भीतर अंदर जाकर खरहा रहता था, खरगोश उस जुरमुट में रहता था। किस तरह से रहता था ये कवि ने बताया है कि सबकी आंख बचाकर, यानी कि किसी को दिखाई न दे, उस तरह से वो रहता था। फुदक फुदक फुनगियाँ घास की चुन चुन कर खाता था। खरगोश किस तरह से खाता है उसकी बात, फुनगिया घास की कुंपले, घास के नए पत्ते वो फुदक फुदक कर और चुन चुन कर, अच्छी थी वो खाता था, चुन चुन कर यानी पसंद करके खाता था। हमारे मन में खरगोश का चित्र, वन का चित्र, घास का चित्र भी आ जाता है इसका शब्द चित्र के माध्यम से, तो ये भी हमें समझना है। देख दूर से लोगों को जुरमुट में छिप जाता था, वैसे खाता रहता है, आसपास देखता रहता है
और उसी प्रकार जब कोई आ जाता है तो वो झुरमुट में छिप जाता है। एक रोज आया उस वन में कुत्ता, एक शिकारी कुत्ता एक दिन उस वन में आ जाता है। लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की जाड़ी जाड़ी, अपने शिकार को पकड़ने के लिए, कुछ खाने को ढूंढने के लिए वो सूंघते हुए वन की सभी जाड़ी को वो सूंघता है कि कहीं कुछ मिल जाए। तो सब जाड़ी को वह छानने लगा। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी। लास्ट में वो झुरमुट भी आती है, खरहे का घर थी वो, खरहे का जो घर थी वो झुरमुट भी आती है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी, यानी कि उसका जीवन अभी भी चलने वाला था, ऐसा उसकी किस्मत में लिखा होगा। इसलिए कुत्ते की जो लगी सांस और झुरमुट में वो कुत्ता जब सूंघता हुआ अंदर अपना मुंह डालता है तब वो खरगोश को पता चल जाता है और कुत्ते की सांस से खरहा सोते से जाग जाता है और देख पीठ पर खड़ा काल और एकदम ऊपर अपने काल को देखे हुए मृत्यु, कौन सी, शिकारी कुत्ता, और उस कुत्ते को देखकर वो एकदम खड़ा हो जाता है और जान लिए वह भागा। वहाँ से कुछ सोचे बिना, जान बचाने के लिए कुछ सोचना नहीं होता है, बस जान किस तरह से बच जाए ये करके ही भागना होता है। तो देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा, अपनी जान लिए वो भागता है। जपटा पंजा तान मगर, कुत्ते ने खींचकर उस पर पंजा मारा लेकिन खहरे को पकड़ न पाकर, खरगोश को वो पकड़ पाता नहीं है। पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर, और एक आगे खरगोश पीछे कुत्ता, और ये दौड़ पूरे 4 मिनट तक खुले खेत में चल रही है। और इतने में आ गई सामने घनी कंटीली जाड़ी। तो खेत पूरा खुला खेत है तो बीच में झुरमुट नहीं आएगी, खेत पूरा होने के बाद झुरमुट आती है। तो उस जाड़ी में वो खरगोश तो छोटा है, कहीं भी वो घुस सकता है, तो वो वहाँ पे घुस जाता है और कंटीली जाड़ी में घुस जाता है। बरकर एक छलांगी गया छिप खरहा बिहड़ वन में, बिहड़ भयानक वन में चला जाता है। इधर उधर कुछ सूंघ, अब जाड़ी ऐसी है कि कंटीली है, उसमें कुत्ता घुस सकता नहीं है, इसलिए इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में निराश होकर शिकार नहीं मिला है तो निराश होकर वो वापिस जाने का प्रयत्न करता है। तो ये पूरा घटनाक्रम एक लोमड़ी देख रही है, और लोमड़ी यह सब किनारे खड़ी देख रही थी। निराश होकर के जो कुत्ता वापस जा रहा है उस कुत्ते से बोली, मामा के संबोधन करते हुए कहती है कि मामा, कुत्ता मामा, तुम हो खरहे से हारे, तुम हर खरहे छोटे से जीव से हार गए। और आगे भी कहती है कि इतनी मोटी देह लिए हो, तुम्हारा शरीर तो बड़ा है, मोटी का अर्थ यहाँ भी हिंदी में, तो इतना बड़ा है फिर भी थक जाते हो। अब मोटे शरीर वाले तो थक ही जाएंगे ना। वन में छोटे से जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो, छोटे से जीव जंतु को भी तुम पकड़ पाते नहीं हो। तब कुत्ता हंसता है, अपनी निराशा पर रोता नहीं है, वो हंसता है और वो लोमड़ी को कहता है कि अरे दीवानी, पगली, लोमड़ी तू पगली है, तू नाहक भक्ति है, यानी कि अर्थहीन भक्ति है, व्यर्थ भक्ति है। तू जो बोलती है उसका तुम्हें ज्ञान नहीं है कि मैं निराश क्यों हुआ और वो सफल क्यों हो गया। इसमें है जो वेद रहस्य, कुत्ते का निष्फल होना और खरगोश का सफल होना, उसमें जो रहस्य, वेद यानी रहस्य है, उसे तू समझ नहीं सकती है लोमड़ी। तो वो आगे कुत्ता उसे समझाता है कि मैं दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, यानी कि हम जब जिस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं
उस वक्त हमारे दिमाग में उसका कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है तो हम उसके लिए अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये नहीं होगा तो दूसरा। बस यही निष्फलता का कारण है। हमें ये सोचकर काम करना चाहिए कि हमारे पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, हमें ये काम करना ही है। तो हमारे लिए जो काम है वो कंपलसरी है, ऐसा मान के ही हमें ये काम करना है, तभी सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे बताया है कि कुत्ता क्या करता था, कुत्ते को पता था कि ये भोजन नहीं मिलेगा था, और दूसरा इसलिए उसने पूरी ताकत का सही उपयोग उसने किया नहीं था। लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। खरहे के पास कोई ऑप्शन नहीं था। खरहे को पता था कि मैं जो कुत्ते से ज़्यादा तेज नहीं दौड़ पाया तो मेरी जिंदगी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए खरहे के पास कोई ऑप्शन न रहने की वजह से खरहे को पता है कि ये दौड़ में मुझे विजेता यानी कि उससे दूर भागना ही है, उससे तेज दौड़ना ही है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए खरहे ने पूरी शक्ति, अपने पास जो भी शक्ति है उस पूरी शक्ति का सही उपयोग करके ये काम किया है। इसलिए खरहा जो है वो सफल हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें इस काव्य पंक्ति में से यही समझना है कि हम हमारे जीवन में जो भी कोई कार्य करते हैं उसमें ऑप्शन न रखें। हमारे सामने जो काम आया है उस कार्य हमारे लिए कंपलसरी है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, और ये काम हमें करना ही है, तभी हम सफल होंगे, नहीं तो हम निष्फल होंगे। ये काम नहीं तो दूसरा काम, ये हमें कभी सोचना नहीं है। इसलिए हमारे सामने आने वाला कार्य हमारे लिए एक ही होना चाहिए और कंपलसरी होना चाहिए, और ये मानकर ही हमें ये काम करना है, जिससे क्या होता है कि हम सफल होते हैं। तो सफलता की ये निशानी कवि ने यहाँ भी बताई है कि खरहे के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बचना ही उसका एक जीवन मंत्र हो गया, और उस जीवन मंत्र को प्राप्त करने के लिए उसने कुत्ते से तेज दौड़ लगाई और वो अपने काम में कामयाब हो सका। तो ये पूरा मैसेज कुत्ते के मुख से कवि ने हमें दिया है कि केवल भोजन के लिए जब दौड़ते हैं तो पूरी शक्ति का उपयोग नहीं होता है, लेकिन जीवन के लिए जब दौड़ते हैं तो पूरी शक्तियों का संचार अपने आप ही हो जाता है। और इस उपदेश को संदर्भित ग्रंथ के माध्यम से भी बताया है कि इसलिए ही सभी शास्त्रों में भी कहा गया है कि कमाओ रोटी जान बचाकर। रोटी कमाना है, पैसा कमाना है तो जान बचाकर ही कमा सकते हैं, जान बची है तो कमा सकते हैं, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगा। प्राण जब संकट में आ जाते हैं तब हमें और कुछ नहीं सोचना है, बस प्राण किस तरह से बच सकते हैं वही सोचकर कार्य में जुट जाना है, लग जाना है, तभी हम अपने प्राण को बचा सकते हैं। तो ये मैसेज हमें भी सीखना है और हमारे समाज में भी उसे उसका प्रचार एवं प्रसार करना है, जिससे सफल समाज का एक निर्माण हो सके। तो ये काम हमें ये करना है। यहाँ पे काव्य पूरा होता है। शब्दार्थ, मुहावरे, स्वाध्याय ये सब अपने नोटबुक या वर्कबुक में लिख देना है। तो इस तरह से लेखक के कहने का तात्पर्य भी हमारे सामने आ गया, और उस प्रकार एक प्राणी के माध्यम से, जैसे हितोपदेश, पंचतंत्र जैसी कथाओं में भी, कहानी में भी प्राणी, पशु, पक्षी जैसे पात्रों के माध्यम से हमें सीख दी जाती है, उपदेश दिया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे कवि ने कुत्ते के माध्यम से और लोमड़ी के माध्यम से और खरगोश के माध्यम से हमें ये एक जीवन मंत्र दिया है, जिसे हमें पूरे जीवन तक याद रखना है और उसी प्रकार कार्य करना है। थैंक यू।